Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा हमने पहले यही चीज़ें प्लांट्स के अंदर स्टडी की थी। पहले प्लांट्स के अंदर हमने ऑर्गन्स को देखा था, फिर हमने लीफ को एज एन ऑर्गन एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी किया था, फिर हमने प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स को देखा था। इसी तरह फिर हमने ह्यूमंस में स्टार्ट किया, तो ह्यूमंस में हमने पहले ऑर्गन्स को देखा, फिर स्टमक को हमने एक ऑर्गन की एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी किया। तो बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये ऑर्गन सिस्टम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर के कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं। तो बच्चों आए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गन सिस्टम है ये क्या होता है। बच्चों अगर आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं ना तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो एटम्स हैं, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है। एक जो ऑर्गन सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स, वो कई सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है दैट वर्क टुगेदर, जो कि आपस में इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस, एक जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन है जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी हुई है और मैंने आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो बच्चों हमने इस लेक्चर के अंदर किन किन ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ना है, आए हम उनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम, फिर हमारे पास होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और फिर हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो बच्चों आपसे हर ऑर्गन सिस्टम अलग से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपसे कोई भी 4 या 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत आसान है। आप लोगों ने तकरीबन कुछ चीजें जो है वो पीछे पड़ी हुई हैं, कुछ चीजें आप लोगों के लिए नहीं है जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो बच्चों स्केलेटल सिस्टम नाम से ही जाहिर है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है ना, जो ये स्केलेटन आपके जहन में आता है, स्केलेटन, स्केलेटन किसे कहते हैं बच्चों, ये जो ढांचा आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, जिससे आप ठीक है उर्दू या हिंदी में कंकाल भी कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा ना कंकाल, ठीक है, इसे स्केलेटन कहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। बच्चों ये हमारे पास जो है ये स्केलेटल सिस्टम है। अब इसके अंदर क्या है, ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, ठीक है, ये हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। आपके सामने नजर आ रही हड्डियां, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज हम इसको इंशाल्लाह 10th क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। कार्टिलेज अभी ना आप जहन रखें, नरम हड्डी को हम कार्टिलेज कहते हैं। जिससे आप नाक है ना, जो नाक आप इसको हाथ लगाएंगे नरम हड्डी है, कान की आप देखेंगे क्या है, नरम हड्डी, ये कार्टिलेज। आप सांस की नाली में यहाँ पे हाथ लगाए ना, ये भी नरम है, ये कार्टिलेज है स्टूडेंट्स। ये क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज आप सिंपल कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर करने के लिए आप सिंपल जहन रखेंगे, नरम हड्डी को हम कार्टिलेज कह देते हैं, ठीक है। तो बोन्स, ठीक है, बोन्स तो सख्त हड्डियां होती है ना, ठीक है, कार्टिलेज, नरम हड्डी एंड टेंडन। बच्चों टेंडन क्या होता है मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखाता हूं। बच्चों देखें आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें ये एक हड्डी है और हड्डी के साथ बच्चों ये मसल है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखिए ये जो मसल है ना ये हड्डी के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ता, बल्कि ये ना एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब इसमें लचक नहीं होती, ठीक है, बड़ा ही सख्त कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके साथ ये जो मसल है ना इस हड्डी के साथ बच्चों आके क्या होता है, जुड़ता है। तो बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यू है ना जिसके साथ ये आके जुड़ता है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं टेंडन का। किसका नाम देते हैं, टेंडन का नाम देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, स्केलेटन है, उसके साथ मसल्स भी तो जुड़े हुए हैं ना। तो स्केलेटल सिस्टम 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं बच्चों, एक तो बोन्स हड्डियां, दूसरी कार्टिलेज और तीसरा क्या है, टेंडन। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी जो है वो बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। टेंडन क्या होता है, एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को हड्डी से जोड़ता है। अगर कोई आपसे पूछे टेंडन क्या होता है, आप क्या बताएंगे, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन इज कॉल्ड टेंडन। लिख लें बुक के ऊपर, शाबाश, जल्दी से डेफिनेशन लिख लें, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन इज कॉल्ड टेंडन। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है उसे हम टेंडन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और भी टिश्यू होता है जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है, इसे हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट अभी आपकी बुक के अंदर नहीं है तो सिर्फ आप टेंडन ही लिख लें, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन इज कॉल्ड टेंडन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन अपनी वो कहता है इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर। अब देखिए जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, खास किस्म की एक शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। इसके बाद देखें सपोर्ट, सहारा देते हैं। अब देखिए ना हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो आपको नजर आ रही है पीछे, जो रीढ़ की हड्डी है बच्चों,
ठीक है। ये क्या करती है, हमें सीधा खड़ा करके रखती है। आप इमेजिन करते हैं, आपने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कभी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी गई है, बैकबोन टूट गई, वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाते। तो हमें स्टूडेंट्स सपोर्ट सहारा दे के रखती है हमारी बॉडी को। वो क्या है, वो हमारी बैकबोन हमें सपोर्ट देती है। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है बच्चों, ये आपकी बॉडी को एक तो स्ट्रक्चर देती है प्रॉपर। आपको देखें, आपकी फेस कैसा होगा, ये आपका एक खोपड़ी डिसाइड करती है आपका फेस कैसा होगा। ठीक है, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी हड्डियों की लेंथ डिसाइड करती है। तो आपकी बॉडी को जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा स्केलेटल सिस्टम देती है। सपोर्ट, आपकी रीढ़ की हड्डी, वो क्या है, वो स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है बच्चों। सपोर्ट ये देती है। प्रोटेक्शन, हिफाजत, देखें ये जो खोपड़ी है, क्रेनियम, ठीक है, ये क्या करता है, आपके दिमाग को प्रोटेक्ट नहीं करती। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दिमाग को आपको प्रोटेक्ट करती है। इस तरह जो पसलियां हैं बच्चों, हमारे दिल की हिफाजत करती हैं, हमारे फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। समझ आ रही है। तो ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। तो इसका काम क्या है बच्चों, इसके 3 काम है स्केलेटल सिस्टम के, स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन, तो आपने इसको जहन में रखना है बच्चों। इसके बाद जो है वो तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर द मसल्स टू अटैच अलोइंग मूवमेंट्स। बच्चों ये क्या करता है, ये एक फ्रेमवर्क के तौर पर एक्ट करता है, एक ढांचे के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, किस लिए, ताकि मसल्स जो है उसके साथ अटैच हो सके। बच्चों मैं फिर आप लोगों के लिए वही डायग्राम दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखें, अब ये हड्डी है और हड्डी को ये बेटा देखें, यहाँ पे हड्डी के लिए एक फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है। ठीक है, एक ढांचा पड़ा हुआ है हड्डी के लिए, जहां पे हड्डियां आक, ठीक है, यहाँ मसल्स के लिए, सॉरी, ठीक है, ये एक मसल्स के लिए एक ढांचा है जहां पे मसल्स आकर इस हड्डी के साथ आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बच्चों ये मसल के अटैचमेंट के लिए क्या है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। ठीक है, इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क का काम भी सरंजाम देता है फॉर मसल्स टू अटैच, मसल्स को अटैच होने के लिए। बच्चों जब मसल अटैच होते हैं फिर क्या होती है, मूवमेंट्स होती है। देखिए मैं अपनी इस हैंड को मूव करवा रहा हूं, तो मैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना मेरा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मेरा बाजू ही मूव कर रहा है। ठीक है, जब मैं मसल इस तरह से सुकड़े, अब यहाँ पे हाथ लगाएं, आप इस तरह से हाथ रखें, फिर आप इस तरह से देखें, आपको लगेगा यहाँ पे कुछ चीज फूल गई है। तो बेसिकली जो मसल है ना, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हुई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो स्केलेटल सिस्टम बच्चों क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मसल्स को। देखिए क्यों फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि वो उसके साथ अटैच हो और अटैच होकर वो मूवमेंट्स करवा सकें। स्टूडेंट्स इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है, इट आल्सो स्टोर्स मिनरल्स, ये मिनरल्स को स्टोर करता है, एंड प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बच्चों अगर मैं आपके सामने एक हड्डी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ना, जनरल से हड्डी का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से एक हड्डी होती है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक बोन ड्रॉ की। अब बच्चों आपने सुना होगा कि हड्डियां जो है वो कैल्शियम से मजबूत होती हैं। उसकी हड्डियां कमजोर हैं तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। आप लोगों ने तो बात सुनी होगी ना, तो उसकी हड्डियां कमजोर हैं तो कैल्शियम की कमी होगी। तो हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जमा होता है, फास्फेट जमा होता है। तो हड्डियां जो है ये मिनरल्स को जमा करती हैं। ये फास्फेट, कैल्शियम, ये क्या है, ये मिनरल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी हड्डियों के अंदर ना एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं बच्चों, बोन मैरो। ये हमने बात पहले भी पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ी हुई है। ये जो बोन मैरो है ना बच्चों, ये क्या करवाते हैं, ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, और कौन से हैं बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स, और कौन से हैं बच्चों, प्लेटलेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह के हमारी बॉडी के अंदर क्या है बच्चों, ठीक है, ब्लड सेल्स हैं। तो इन ब्लड सेल्स को बनाता कौन है, बोन मैरो बनाती है, जो कि कहां पे मौजूद होती है बच्चों, जो कि मौजूद होती है ठीक है, हड्डियों के अंदर मौजूद होती है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको दोबारा देख लेते हैं एक मिनट बाद। स्केलेटल सिस्टम को मैं दोबारा एक मिनट बाद आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ जाए। ये जो है ये बोन्स, कार्टिलेज और टेंडन पर मुश्तमिल होता है। ये स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मसल्स को अटैच होने के लिए, ठीक है, और वो मूवमेंट्स करते हैं। इसके अलावा ये मिनरल्स को स्टोर करता है, और रेड ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। बच्चों इसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम निजाम में इनहजाम भी कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर क्या करता है, ठीक है, खुराक के तोड़ता है। ठीक है, जो हम पेचीदा खुराक खाते हैं ना, हम जो प्रोटीन्स खाते हैं उसको अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। ठीक है, हम जो हम जो स्टार्च खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है ये। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों, ये हमारे खुराक के तोड़ने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि माउथ, मुंह, एसोफेगस। बच्चों एसोफेगस क्या होती है, खुराक की नाली। ये जो खुराक की नाली मुंह से लेकर मिद्दे तक, ये जो खुराक की नाली होती है ना, इसको हम नाम देते हैं एसोफेगस का। ठीक है, इसके बाद स्टमक, मिद्दा आता है बच्चों। इसके बाद आती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे आपको नजर आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये बात मैंने आपको बताई है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कहते हैं क्योंकि इसकी ओपनिंग छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसके ऑर्गन्स हैं। अब इसका काम क्या है, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करना इसकी जिम्मेदारी है, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड,
और जो खुराक डाइजेस्ट हो गई है, जिस खुराक को सादा चीजों में तोड़ लिया गया है, उसकी अब्जॉर्प्शन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनका काम यह है कि इन्होंने खुराक को तोड़ना भी है और उस खुराक के अंदर से जो फायदे वाली चीजें हैं ना, जो जिस्म के काम की चीजें हैं, उनको उस खुराक से जज़ब करना है और बाकी जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो बच्चों आसान सा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर बहुत आसान बातें लिखी हुई हैं, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है और आप लोगों ने इसको इसी तरह से पॉइंट्स बनाकर लिखना है। ठीक है, एरोज बना के लिखना है आप लोगों ने, बुलेट्स बना के। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो अगला ऑर्गन सिस्टम है ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे उर्दू में निजाम तनफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निजाम तनफ्फुस, सांस लेने का निजाम। अब देखें ये किस पर मुश्तमिल होता है बच्चों? इट इंक्लूड्स द लंग्स। इसमें क्या आ जाते हैं? लंग्स आ जाते हैं। फेफड़े आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, फेफड़े। उसके बाद बच्चों क्या है? ट्रेकिया। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको नजर आता है, आप इसको हाथ लगाते हैं ना, अब यहाँ पे देखें, ये जो आपको नजर आ रही है सांस की नाली, आपकी, इसको टच करें आप, देखिए ये ट्रेकिया है बच्चों। क्या है? ट्रेकिया, इसे सांस की नाली कहते हैं। इस ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, विंड किसे कहते हैं? विंड कहते हैं बहती हुई हवा को। एक होती है एयर, एयर कहते हैं साकन हवा को, विंड कहते हैं बहती हुई हवा को, क्योंकि इस नाली के अंदर से हवा मुसलसल मूव कर रही है। हम सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, हवा मुसलसल ट्रैवल कर रही है, इसी वजह से हम इसे विंड पाइप भी कहते हैं। जो ट्रेकिया है ना, इसे विंड पाइप कहते हैं। इसके बाद बच्चा है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होते हैं? यहाँ पे देखें, ये अब सांस, ये आप देखें, ये नोज है, नोज के अंदर जो खाली जगह होती है ना बच्चों, इसे निजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये बच्चों आपके पास आ गई ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ना आपको पता है हमारे दो लंग्स हैं। क्या है? दो लंग्स। तो ऊपर से जब ट्रेकिया आती है ना इस तरह से, तो बच्चों वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। फिर एक हिस्सा जो है वो एक लंग के अंदर दाखिल हो जाता है और दूसरा हिस्सा दूसरे लंग के अंदर दाखिल हो जाता है। जो हिस्से है ना जिनमें ट्रेकिया तकसीम होता है, तो इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। बच्चों ब्रोंकाई के आगे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन आपकी बुक के अंदर चूंकि अभी आपका लेवल कम है, 9th क्लास है, तो आप लोगों को वो ज्यादा तंग नहीं कर रहा, बस काम काम की चीजें आप लोगों के लिए वो लिख रहा है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये लंग्स पर मुश्तमिल होती है जो आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा लंग्स के बाद क्या है? ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ये जो ब्रोंकाई हैं। ब्रोंकाई क्या होते हैं? ठीक है, ये जो एक ट्रेकिया है ना, इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो दो हिस्से हैं ना बच्चों, इनको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़हन में रखना चाहिए। इसको आप बुक में ड्रॉ भी कर सकते हैं, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लें इस तरह। ऊपर वाली ट्रेकिया, नीचे वाली दो ब्रोंकाई और ये लंग्स हैं। स्टूडेंट्स इसका काम क्या है? दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैसों का तबादला करता है। गैसों का तबादला कैसे होता है बच्चों? ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब मैंने आपको ऑर्गन्स पढ़ाए थे, लंग्स पढ़ाए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम सांस अंदर लेके जाते हैं ना, हम कहते हैं हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है, इसमें ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये क्या करता है? सपोर्ट देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, गैसों के तबादले को रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब किस किस के दरमियान तबादला होता है? बॉडी और एनवायरमेंट में। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर ना, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ना, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बच्चों के साथ इसे बनता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वो एनर्जी है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है काम करने के लिए, रोजाना की काम करने के लिए। अब बच्चों होता क्या है, जब हम जो है खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एटीपी बननी होती है। ठीक है, हम इस रिएक्शन क्यों होता है? ताकि हम इससे एनर्जी हासिल कर सकें। लेकिन एनर्जी के साथ साथ एक चीज और बनती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अभी हमारे जिस्म में क्या करती है बॉडी? इसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म के अंदर बन रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम माहौल से ऑक्सीजन को ले रहे हैं और अपने जिस्म के अंदर बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको लंग्स के जरिए हम बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, बाहर निकालते हैं। तो बच्चों ये जो सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये गैसेस को एक्सचेंज करवाता है। किस किस के दरमियान? एनवायरमेंट, माहौल और बॉडी के दरमियान। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। अब बच्चों मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या हैं? स्केलेटल मसल्स हैं, आपने इसको ध्यान रखना है। स्केलेटल मसल्स हैं, वो सारे के सारे मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। इट इंक्लूड्स स्केलेटल मसल्स विच अटैच टू बोन्स, आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो क्या है? ये स्केलेटल मसल्स आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मसल्स की 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब बच्चों उसमें जो स्केलेटल मसल्स है ना, ये मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। और स्केलेटल मसल्स जो है ना, मैंने आपको बताया था, इन्हें स्केलेटल मसल्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह हमने पढ़ा ना, स्केलेटल सिस्टम, ये लफ्ज स्केलेटल है ना, ये स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी हम ऊपर जो है वो स्केलेटल सिस्टम पढ़ के आए जिसमें हमने स्केलेटन को पढ़ा। तो इसी तरह जो स्केलेटल मसल्स है ना बच्चों, ये ऐसे मसल्स हैं जो कि स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ये बॉडी में काफी सारे मसल्स हैं जो कि हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर सारे के सारे
सारे स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं जो कि हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। अब बच्चों ये जो मसल्स हैं जो कि हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हड्डियों को मूव करवाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, फर्ज करें मेरा हैंड है, ठीक है, तो मेरा जब हैंड का ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा बाजू मूव कर जाएगा। समझ आ रही है? तो बच्चों जब ये मसल सिकुड़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, बोन्स मूव करती हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, इट अलाउज मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स की इजाजत देते हैं, हमारे जिस्म के अंदर मूवमेंट्स करवाते हैं, एंड लोकोमोशन इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर बच्चों लोकोमोशन करवाते हैं। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है, इसको बुक के ऊपर छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। क्या होगी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एज अ होल, आगे आप लिख लें, फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है, टू एन अदर, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो इसका क्या मतलब है, एक जानदार का मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम नाम देते हैं लोकोमोशन का। एक तो ये है ना, बैठे हुए मैं अपनी आंखों को हिला रहा हूँ, कि मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ये लोकोमोशन नहीं। लोकोमोशन का मतलब ये कि मैं एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। तो हमारे जो चलना है, जो लोकोमोशन है ना बच्चों, ये भी कौन करवाता है, ये भी मस्कुलर सिस्टम इसमें हेल्प करते हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है, बहुत आसान लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज द नर्वस सिस्टम। बच्चों नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक है ब्रेन, दिमाग आता है, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, और एक आता है नर्व्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर ना एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। बच्चों किसका नाम देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। एक और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ना ये इस तरह से ना कुछ आप ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कुछ तारों की तरह की एक चीज निकल रही है, इन्हें हम नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो नर्व्स है ना, किससे मिलकर बनी होती हैं, ये मिलकर बनी होती है न्यूरॉन से या फिर नर्व सेल से, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, याद है। मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया था इस तरह से। मैंने आपको बताया था कि जो नर्व सेल है या न्यूरॉन है ना, उसके कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते थे। एक को हम कहते थे सेल बॉडी और एक को हम कहते थे एक्सॉन। और जो सेल बॉडी थी उसके इन हिस्सों को हम डेंड्राइट्स का नाम देते थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप चैप्टर नंबर 3 खोल के देख सकते हैं फौरन से, ठीक है। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक रिवीजन भी हो जाएगा, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो वो जो न्यूरॉन्स है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था न्यूरॉन्स हमारे जिस्म के अंदर जिस तरह वायर होती है ना, तार होती है, बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूरॉन जो है, फर्ज करें दिमाग से लेकर यहाँ तक इस हाथ तक तार बिछी हुई है, ठीक है। अब होगा क्या, इस तार के अंदर करंट कब पैदा होगा, जब बाहर से कोई चेंज आएगा। मिसाल के तौर पर जब किसी गर्म चीज को मैं टच करूंगा तो फौरन से इस तार के अंदर करंट पैदा होगा। उस करंट को बच्चों में आपको बताया था किसका नाम देते थे हम, नर्व इंपल्स का नाम देते थे। किसका नाम देते थे, नर्व इंपल्स का। तो नर्व इंपल्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल पैगाम है जो कि इन तारों के अंदर, इन नर्व्स के अंदर बहता है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें, इसके नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो ब्रेन आता है, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यह भी हमारी ब्रेन के साथ साथ ये भी हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दूसरा नर्व्स आते हैं। नर्व्स क्या करते हैं, हमारी जिस्म के अंदर पैगाम को दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आती हैं और इनसे पैगाम को लेके जाती हैं। उसके बाद ये जो नर्वस सिस्टम ही क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है बॉडी को, कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स बॉडी फंक्शन। मतलब जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस है ना बच्चों, ना सिर्फ उन्हें कंट्रोल करता है बल्कि उन्हें कोऑर्डिनेट भी करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है काफी सारी चीजों का आपस में मिलकर काम करना। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर से मैंने आपको बताया था, फर्ज करें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे बैठ के लिख रहा हूँ। अब मैं जब लिख रहा हूँ ना तो मेरी आंखें काम कर रही हैं, ऐसे ही मैं आंखों से देख रहा हूँ कि आएगा मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। मेरे कान काम कर रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, मेरा खुराक हजम हो रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब ये तमाम चीजें इस तरह से काम कर रही हैं। मेरा देखिए, मेरा मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है, मेरा स्केलेटल सिस्टम काम कर रहा है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, मेरे मसल्स भी मूव कर रहे हैं, मेरा स्केलेटन भी मूव कर रहा है। तो बच्चों अब ये जो जितनी भी एक्टिविटीज है ना, इस तरह से हो रही है कि मैं जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकूं। तो मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, जितने भी बॉडी फंक्शन इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इनको आपस में इस तरह से काम करवा रहा है कि मैं जो एक्शन कर रहा हूँ ना इसमें मदद मिले मुझे, ठीक है। तो बच्चों इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन के। काफी सारी चीजों को आपस में मिलाकर एक खास काम करवाने के लिए उन्हें मिलकर काम करवाना, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शंस को थ्रू नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना, ये करंट है, पैगाम है जो कि हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हमारे दिमाग ने या स्पाइनल कॉर्ड ने बॉडी के किसी भी हिस्से तक पैगाम भेजना है तो वो इन्हीं नर्व इंपल्सेस के जरिए भेजते हैं, ठीक है। नर्व इंपल्सेस मतलब करंट है जो कि हमारे जिस्म के अंदर फ्लो करता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास जो है वो लास्ट एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ना बहुत आसान है, आपने इसमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें आती हैं। एक आता है दिल, क्या आता है? दिल, हार्ट। दूसरा आता है खून की नालियां, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। और जो तीसरी चीज आती है ना बच्चों, वो है खून की नालियों के अंदर बहने वाला खून, जिसे हम ब्लड कहते हैं। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी 3 चीजें हैं? ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। दिल, खून और खून की नालियां, 3 चीजें इसके अंदर आती हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? हार्ट, दिल आता है, ब्लड वेसल्स, खून की नालियां। अब बच्चों खून की नालियां आगे 3 तरह की हैं। कितनी तरह की हैं? 3 तरह की, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। क्या नाम है बच्चों इनका? देखिए, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब इनका अलग अलग काम है। इनका काम क्या है बच्चों? ठीक है, मैं इसको लाइन को पढ़ लें, फिर आपको इसके काम भी बताता हूं। इसके अंदर दिल आता है, खून की नालियां आती हैं और इसके अंदर खून आता है, ब्लड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या है बच्चों? ऐसी खून की नालियां जो कि खून को दिल से दूर लेके जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है, दिल से लाल कलर की एक नाली निकल रही है, जो आपको नजर आ रही है ना, लाल कलर की नाली, ये एंड तक जा रही है। ठीक है, अब बच्चों ये क्या काम करते हैं? ये खून को दिल से दूर लेके जाते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर ऑक्सीजन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन को ना ये क्या करेंगे? ब्लड के जरिए दिल से दूर लेके जाएंगे, ताकि जिस्म के बाकी हिस्सों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। ठीक है, तो इनको हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, ऐसी खून की नालियां, आप आसान जुबान में याद रखें, ऐसी खून की नालियां जो कि खून को दिल से दूर लेके जाते हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ऐसी खून की नालियां जो कि खून को दिल की तरफ लेकर आते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेन्स कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आर्टरीज और वेन्स के दरमियान बहुत बारीक बारीक सी नालियां होती हैं बच्चों, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। इनके अक्रॉस गैसों का तबादला होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बारीक नालियां होती हैं, यहां से गैसों का तबादला होता है। फर्ज करें कि अगर मैं आपको लंग्स की बात कर रहा हूं, लंग्स की मिसाल दूं, तो लंग्स में से स्टूडेंट्स होता क्या है? मैं फर्ज करें मैंने एक लंग बना लिया, अब यहाँ पे फर्ज करें पीछे से ना एक आर्टरी आई, आर्टरी है। अब ये क्या करेगी? बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर देखें, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नालियों के अंदर ना तकसीम कर रही है। ठीक है, अब इनको हम कैपिलरीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? कैपिलरीज कह रहे हैं। आप इस तरह से इमेजिन करेंगे, छोटी छोटी नालियां बन गई है ना, अब ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज के बाद ये वेन्स हैं। ठीक है, आर्टरीज ने क्या किया? ये खून को लंग्स की तरफ लेकर आई। वेन्स क्या कर रही है? खून को लंग्स से दूर लेके जा रही है। लेकिन ये जो कैपिलरीज है ना, ये वो छोटी छोटी नालियां हैं जहां पे गैसों का तबादला हो रहा है, जहां पे गैसों का तबादला हो रहा है। तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, अब लंग्स में गैसों का तबादला कैसे हो रहा है? हम सांस ले रहे हैं, लंग्स में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो वो बारीक नालियां जिनसे गैसों का तबादला होता है, इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। वो खून की नालियां जो कि खून को दिल से दूर लेके जाती हैं, वो आर्टरीज कहलाती हैं। वो खून की नालियां जो कि खून को दिल की तरफ लेके आती हैं, इन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये क्या करता है? दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो खाना जो हम खाते हैं, खाने की जो मुफीद चीजें जो कि हमारे जिस्म के अंदर जज़ब हो जाती हैं बच्चों, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को। इसके अलावा हार्मोन्स। बच्चों हार्मोन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, केमिकल मैसेंजर हैं। ठीक है, मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी, इंसुलिन और ग्लूकागोन। हमने पेनक्रियाज वाला टॉपिक में पढ़ा था, ग्लूकागोन। ठीक है, मैंने आपको वहां पे इसकी फंक्शनिंग भी बताई थी। तो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे इंसुलिन का काम भी बताना और ग्लूकागोन का काम भी बताना। मैंने आपको ऑर्गन से पढ़ाए थे, मैंने आपको काम बताया था, ये हार्मोन है दोनों। ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो मुकम्मल, थ्रू आउट का मतलब मुकम्मल तौर पर जो बॉडी है ना, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये किन किन चीजों की ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन को सारे जिस्म में लेके जाती है। न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स को सारे जिस्म में लेके जाती है। हार्मोन्स को सारे जिस्म में लेके जाती है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? जब ये जो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जब ये वेस्ट प्रोडक्ट किडनीज के पास जाता है, किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल लेती है, यूरिन बना देती है। ठीक है, तो आपने इनको जहन में रखना है कि जो यूरिन है, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को सारे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का जो ऑर्गन सिस्टम है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके सवाल से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।